ओके नाउ अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड देन वी विल हैव ओके आई थिंक आप लोगों को विजुअल होगा मेरा स्क्रीन। यस सर। यस यस आई थिंक दो लोग को ठीक है। ये हमारा DNBS 02 है। मैं इसको ओपन करता हूं। ये सपोज ये देखिए अब ये डाउनलोड जब मेक श्योर कि जब आप रिटर्न फिल कर रहे हो इट इज एडवाइजेबल कि आप हमेशा उसको इंटरनेट से कनेक्ट रखो, क्योंकि हर एक सीट या कोई ऐसी चीज होती है जो वो आपके RBI का जो पोर्टल होता है या जो आपने जो डेटा सबमिट किया है कंपनी के प्रोफाइल अपडेट करते समय वहां पे वो चीज से अपडेट होता रहता है। ओके वॉइस क्लियर नहीं है क्या? इट इज क्लियर टू मी सर। ओके और दूसरी चीज ये रिटर्न फिल करते समय मेक श्योर कि आप कोई भी कॉपी पेस्ट मत करिए, कोई भी फिगर या कहीं पे अननेसेसरी आप कुछ का फॉर्मेटिंग चेंज मत करिए, क्योंकि आप ये कुछ 25 से 26 सीट है ये। अगर किसी भी एक कॉलम में अगर कुछ डाउट हो गया देन फिर वो आई थिंक आपका पूरा जितना भी आप मेहनत किए रहेंगे सब वो वेस्ट हो जाएगा और आपका XML नहीं जनरेट हो पाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल वॉचफुल मैं बोलूंगा कि ध्यान से इसको रिटर्न फिल करिए। अगर एक बार में नहीं होता आप जितना फिल करिए किया आपने सेव कर दीजिए, दोबारा आप करिए, बट मेहनत को आप डबल डबल काम मत करिए कि बार बार वही डबली एक ही चीज को आपको बार बार क्लिक करना पड़ रहा है। ओके ये अभी ओपन हो रहा है। साथ में हमने एक छोटा सा PNL भी बनाया है। लेट्स सी कि अगर हम उसमें कुछ दे सके तो। अभी हमारा रिटर्न ये क्या होता है जब व्हेन यू हैव इंटरनेट इज स्लो देन दिस माइट बी देखिए यहाँ पे वो थोड़ा सा कभी स्लो रहता है तो यस ये अब आई थिंक नाउ इज फाइनल हो रहा है। This always will take time. I think जब भी आप इसको करेंगे ये टाइम लेता ही है। ओके तो ये आपका रिटर्न ओपन हो गया। अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये पैरामीटर है, ठीक है। इसके साथ फिलहाल के लिए कुछ छेड़खानी नहीं। जो पहला वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन चेंज फाइलिंग डिटेल, अगर आपको कोई डिटेल चेंज करनी है, आपने सपोज जब आप इसको जनरेट कर रहे थे XML तो वहां पे आपने कुछ और नाम डाल दिया था या कोई भी, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऐड और डिलीट रो ये मैं टाइम पे बताऊंगा। टेक्स्ट बॉक्स की अगर आपको कहीं पे कुछ लिखना है जो मैंडेटरी है वहीं लिख सकते हो, तो इसका भी कोई प्रैक्टिकल में यूज होता नहीं है। थर्ड वन इज जनरेट XML, एकदम लास्ट का ऑप्शन है और इसके नीचे का कोई ज्यादा फिलहाल इतना जरूरत होता नहीं कि उसको यूज किया जाए। जो पहला सीट है वो आप में यहाँ पे सारे रिटर्न का नाम और कौन से कॉलम में क्या डेटा भरना है कैसा है ये चीज है। फाइलिंग इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी कंपनी का आप भर रहे हो,
कौन से पीरियड का भर रहे हो, ऑडिटेड है अनऑडिटेड है, वो सारी चीज आपको वहां पे आती है। नाउ अपना स्टार्ट होता है यहाँ से, क्योंकि वो मैं दिखा नहीं सकता कि इसी कंपनी का वो अपना निजी में बोल सकते हैं, वो उनका लुकआउट रहता है। ओके, चलेगा सर, हाँ जी सर। यस यस। तो यहाँ अथोराइज सिग्नेटरी, अब क्वेश्चन आता है अथोराइज सिग्नेटरी किसका देना है। देखिए अथोराइज सिग्नेटरी आप किसी का दे सकते हो, बशर्ते उस पर्सन के पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि आप उसी पर्सन का डीएससी आप लगाओगे जिसका आप नाम यहाँ पे डाल रहे हो। तो वो कोई भी हो Okay. सकता है, अकाउंट हेड हो सकता है, कंप्लायंस सीएस हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, जिसका भी डीएससी आपको लगाना है उसका आप नाम यहाँ पे डाल दीजिए, नाम डालिए। So sir, it is not necessary to be director, na, for नो doing नो authorized नॉट signature in this. नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। देखिए अभी बहुत सारी एनबीएफसी जो होती हैं जिसमें खाली 2 ही डायरेक्टर कंपनी के पेरोल पे होता है। Yes, ओके, yes. ग्रुप कंपनी की बात करते हो, या बहुत सारी कंपनी एनबीएफसी होती है जिनके पास बहुत से एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टर का नाम नहीं डालना है आपको, फाइनेंस के गाय का डालना है, अकाउंटेंट का डालना है। हाँ, बट ऐसा है कि थोड़ा सा पोजीशन उसका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जूनियर लेवल का रहे, थोड़ा सर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का डाल सकते हैं डिटेल्स, हाँ, अगर वो कंपनी हमारे पास है तो। यस यस, लेकिन आपको ना इसका एक अथॉरिटी लेटर लेके रखना फ्यूचर में। कल को अगर कोई अगर आरबीआई इस पर्टिकुलर रिटर्न के बेस पे इंक्वायरी करती है तो आपसे पूछेगी Yes, yes. फाइल किया है आपका, तो कंपनी से तो आप बोल सकते हो देखो ये मेरे पास अथॉरिटी लेटर है जिसको डायरेक्टर ने मुझे साइन करके दिया है टू अपलोड द रिटर्न, तो यू कैन डू इट। ओके, यहाँ पे आपने नाम डाल सकते हो, एंड देन डेजिग्नेशन, मोबाइल ऑफिस नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड देन डेट। डेट हमेशा यहाँ पे आप कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आपको हमेशा इस तरह का चीजें से। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं 31 मार्च 2021 का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो डेट क्या होगा। डेट आप उस दिन का जिस दिन आप एक्सएमएल जनरेट कर रहे हो उसी दिन का डेट डालना चाहिए आपको। और यहाँ पे प्लेस ऑफकोर्स जहाँ पे भी आप प्लेस, मुंबई हो, थाने हो, जलंधर हो, दिल्ली हो, एनी यू कैन सेलेक्ट इट, जहां से भी आप चाह रहे हो। तो ये Okay. आपका ऑर्डर। डेट सर अपने को XML फाइल जिस दिन जनरेट कर रहे हैं उस दिन का होना चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब बेसिकली क्या है ना कि टू अवॉइड, देखो भाई ये सिस्टम है, ये एक एक्सेल है, कंप्यूटर का एआई से सॉफ्टवेयर है वो, तो बेसिकली अवॉइड कोई तरह का एरर हो, बाद में आपको कुछ डेटा समझ में ना आया, तो बेस्ट एडवाइस यही रहता है कि जिस दिन आप एक्सएमएल जनरेट करो लास्ट में, मान लीजिए आज आपने 5-6 सीट भरी, कल सीट भरी, तीसरे दिन आप जनरेट कर रहे हो तो आप उस दिन का डेट सेलेक्ट करिए। ओके। तो ये वाला कॉलम खास करके आप उसको लास्ट में भरो, ज्यादा बेटर है। मतलब मैं बोला ऑथराइज सिग्नेचर का लास्ट में भरो, तो दैट इज टू बेटर, अगर आपको लगता है कि मैं 1-2 दिन में ही खत्म कर पाऊंगा। ये है डीएनपीएस पार्ट 1 आप देखोगे, ये नथिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपका पूरा बैलेंस शीट है, बट बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है। अगर पूछा ऑथराइज कैपिटल, तो आप अपना बैलेंस शीट जो ऑडिटर दिया है, बैलेंस शीट के शेड्यूल में जाइए, मैंने यहाँ पे शेड्यूल नहीं बनाया है, शेड्यूल में जाइए आप ऑथराइज कैपिटल सेलेक्ट करें। अब मैंने यहाँ पे बोला है कि इनका ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10 करोड़ 25 लाख। अब यहाँ पे सारे फिगर लैक्स में देने हैं, तो इस तरीके बोलिए 10 करोड़ 25 लाख। एंड प्रेफरेंस शेयर है क्या, आप शेड्यूल देख सकते हो, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो डाल दीजिए। नाउ क्वेश्चन, ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं इन द सेंस, देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल बोलने का मतलब उनका होता है पेड अप कैपिटल, मेरा पेड अप कैपिटल सेम वही है। उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कितना है, या प्रेफरेंस शेयर अदर देन कन्वर्टेबल, तो ये दोनों प्रेफरेंस से ही जुड़ गया, ठीक है। एंड देन अगेन गो टू योर रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये यहाँ पे मैंने कुछ रिजर्व एंड सरप्लस के फिगर डाले, बट इसका अगर आप ब्रेकअप नहीं है, आप यहाँ देखोगे ना, जब आप रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल ओपन करोगे ना, तो 99% है कि आपका जो अकाउंटेंट होगा या जो ऑडिटर ने बनाया होगा उसने एकदम स्पेसिफाई किया होगा कौन सा कैपिटल रिजर्व है, कौन सा डिवेंचर, अगर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है, जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट है। अब देखो ये दोनों सेम है, अगर आप देखोगे ना ये दोनों सेम है, थोड़ा सा ही अंतर है। क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड स्पेशल रिजर्व। अगर आपको आरबीआई ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप स्पेशल रिजर्व क्रिएट करो अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 45 20% से ज्यादा वाला, तब तो फिगर यहाँ पे आएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक करो और जो आपने 20% फ्रॉम योर प्रॉफिट निकाला है वो फिगर आप यहाँ पे डाल दो। से फॉर एग्जांपल लेट्स सी वी हैव 12 लाख 12,34,000, जो भी फिगर डालना है आपको। रिवैल्यूएशन रिजर्व
अगर आपने कोई रिवैल्यूएट करवाया है, रिवैल्यूएशन हुई आपकी कंपनी का, कोई शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है, अदर रिजर्व में क्या हो गया, जैसे कंपनी बहुत बार लोग करते हैं, कोई एक अलग ही जनरल रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, या रिजर्व आउट ऑफ सेल ऑफ प्रेफरेंस, मतलब इन्वेस्टमेंट या कुछ और, तो यहाँ डालो, अदरवाइज जीरो। उस साल का जो भी प्रॉफिट आया है आपका पर्टिकुलर, जो आप पीएनएल का जो आप देखोगे, अगर आप पीएनएल का फिगर देखोगे, ये जो प्रॉफिट होता है वो आपको पीएनएल में आता है। वी कैन से कि इनको ये चाय बोला था राजश्री को, इतना इतना प्रॉफिट हुआ है उनका, तो ये वाला जो फिगर है 57.99555, तो वो ऑटोमेटिक आपको 535 है। लोग बोलते हैं कि 2 फिगर डालना है, देखिए आपको 2 फिगर डालना है, 2 फिगर डाल, लेकिन अगर पूरा आप डालेंगे ना तो राउंडिंग अप का एरर नहीं होगा कि आपकी जो बैलेंस शीट आपने डाली है, आपने जो यहाँ पे फिगर डाला है 57.99 इतना, तो आपको गलत नहीं होगा। राउंडिंग आप में आपको पूरा जब टोटल इनकम करोगे तो पूरा चीज आपको कैलकुलेट होकर के आएगी। एंड देन यहाँ तो आपका भाई शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब आता है सिक्योर्ड बोरोइंग। क्या आपने कोई भी बोरोइंग ली है कंपनी से, सॉरी अनसिक्योर्ड, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे वो इन्वेस्टर से लिया हो, दूसरी एनबीएफसी से लिया हो, अपने म्यूचुअल फंड को मॉर्गेज रख के लिया है क्या, किसी इंश्योरेंस कंपनी से, ये सारी चीज आपको यहाँ आती है। ये डिवेंचर का था, दैट इज फॉर द डिवेंचर। अब बैंक से बोरिंग अगर आप करते हो, अगर आप यहाँ पे आप बैंक से बोरो कर रहे हो, तो बैंक से बोरिंग में 4-5 ऑप्शन है। टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है, क्रेडिट कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है। ये सारी डिटेल आपको क्लियर कट जो शेड्यूल होता है बैंक का, जो अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन का जो शेड्यूल होगा, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग शेड्यूल नंबर 4, इसमें आपको प्रॉपर दिया रहेगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आपको बैलेंस शीट में से न मिले। यहाँ पे आपको जो देखिए, एक चीज यही भी है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि भाई ये फिगर मेरे पास नहीं है, तो क्या इसको मैं ब्लैंक छोड़, नहीं, जो फिगर नहीं है वो आपको वहां पे 0 लिखना है। अवॉइड यूजिंग, ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा ना, पहले वहां पे टाइप नहीं होगा, बट आपको टाइप भी नहीं करना जानबूझ के। कभी कभी वो हो सकता है आपका सॉफ्ट कंप्यूटर वो कुछ ना कुछ एरर हो जाए, तो अवॉइड करना। जिधर ब्लैंक व्हाइट कलर रहेगा उसी में ही डेटा डालना है। जो फिगर है वहां फिगर डाले, जो नहीं है उसको वहां पे 0 डालिए। एंड देन अनसिक्योर्ड बोरिंग आपने किया है। इंटर ग्रुप, किसी ने एक आई थिंक पूछा था यूट्यूब पे कि ग्रुप कंपनी के डिफिनेशन क्या है। देखिए बॉस, ग्रुप कंपनी की डिफिनेशन क्या होती है एज पर द आरबीआई। आरबीआई कहता है कि भाई ग्रुप कंपनी, अगर आप 50% डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो दूसरी कंपनी में, या आप 26% का स्टेक रखते हो दूसरी कंपनी में, या आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रखे हो 20% से ज्यादा, तो आप ग्रुप कंपनी के डिफिनेशन में फॉल होते हो। तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालने, आपने इंटर कॉर्पोरेट ग्रुप कंपनी में कितना डाला है, नॉन ग्रुप कंपनी में कितना डाला, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। ये कॉलम अनसिक्योर्ड लोन का है, तो आप इसमें कभी डाउट मत लेना। ये आप देखोगे यहाँ पे पूरा अनसिक्योर्ड लोन का है, ये पूरा अनसिक्योर्ड लोन का, ऊपर वाला सिक्योर्ड लोन था, ये पूरा अनसिक्योर्ड लोन है। जितना भी आपके अनसिक्योर्ड लोन दिखाएगा आपकी बैलेंस शीट में, अगर आप देखोगे, अगर लाइक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म, अनसिक्योर्ड लोन का है नहीं इनके पास, ठीक है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन सब कुछ आता है, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, हर एक चीज। नाउ अब आपका यहाँ पे करंट लायबिलिटीज आपकी, अगर आपकी कंपनी के पास कुछ लायबिलिटीज है तो आप ये भी फिगर आपको मिल जाएगा। ये चीज देखिए, कभी कभी ये आपको एसेट साइज में भी दिखता है, तो वहां पे लिखा रहता है डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो फिगर यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये 12,000 है, तो अगर 12,000 को देखोगे तो 0.12123, तो ऐसे ही आ जाता है आपका। अदर्स है, देन अगर आप प्रोविजन करते हो। अब क्वेश्चन ये है कि भाई प्रोविजन मतलब क्या। आज जैसे मैं लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि जो भी स्टैंडर्ड एसेट होता है, या जो भी आपका एसेट्स है, लोन है, एडवांसेस है, उसके ऊपर आरबीआई बोलती है आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए प्रोविजन करना पड़ता है। तो प्रोविजन जितना भी आप करते हो वहां उसको आपको यहाँ पे दिखाना है कि अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट्स कितना % प्रोविजन है, डाउटफुल के अगेंस्ट कितना है, लॉस के लिए कितना किया है, और कोई प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है बट एज ऑन 31 मार्च
जब आपने इन्वेस्ट किया तो 10 करोड़ था, बट आज के दिन मार्केट गिर रहा है, वो 9 करोड़ है, तो 1 करोड़ का आपको प्रोविजन करना चाहिए था। या उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है कि कैसे प्रोविजन करना चाहिए ऑन द इन्वेस्टमेंट, वो भी वैल्यू आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। कभी कभी क्या होती है, ये जो वैल्यू है, खास करके आपका इतना मैं वैल्यू की बात करूं टैक्स तक, ये वैल्यू आपको बैलेंस शीट में क्लियर नहीं मिलती है। अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो या आप जॉब में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, बट ये क्यारे आपके हाथ में है आरबीआई कंप्लायंस का, तो बेस्ट वे कि आप इतना फिगर जो है आप अकाउंट डिपार्टमेंट से भरवाइए। इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर आपको फिगर मिल जा रहा है बैलेंस शीट में इजीली, तब तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं बैलेंस शीट में मुझे वो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं खुद हूं इतने साल से, हमेशा आप जो है, मैं ये कहूंगा कि आप इसको मत अपने पे लीजिए। कल को कुछ भी फिगर में आगे पीछे हुआ तो सिंपल सा फंडा, आपका रिपोर्टिंग बॉस, आपका डायरेक्टर यही कहेगा कि जब आपको नहीं पता था तो आपने सीए, जो भी कंपनी में सीएफओ है, सीए है, उससे क्यों नहीं पूछा। ठीक है, तो हमेशा आप फिगर आप वही लीजिए जो बैलेंस, जो आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से आता है। जो भी फिगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, ये हमारा डोमेन एकदम एक्सपर्ट वाला डोमेन नहीं है। अगर आप भर पा रहे हो तो भर दीजिए, अगर आप नहीं भर पा रहे हो तो अवॉइड कर दिए उस चीज को। देन यहाँ पे आपको लीवरेज, ये सब ऑटो कैलकुलेट होगा, ये आपका अदर लायबिलिटीज या प्रोविजन है। तो अगर आप देखोगे बैलेंस शीट का फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो है ना टोटल, आपको मोटा मोटा आपको उससे मैच करना चाहिए। इस चीज से मैंने एक ही भरा, लाइक आई जस्ट ट्राई टू फिल रिमेनिंग वन, बट मेरे पास उसका ब्रेकअप नहीं है, तो मैं खाली मोटा मोटी भर देता हूँ। देखिए अगर आपने, मैंने क्या डाल दिया, ये डाल दिया 12, ओके, तो यहाँ पे कितना है 5/12, यानी कि 5 करोड़ में यहाँ डालता 500। ठीक है, फिर डिवेंचर, तो मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल दिया, मैंने कहा कि भाई 10 करोड़ का मेरे पास डिवेंचर था, इसने इशू किया था, से फॉर एग्जांपल कोई और अदर्स, अदर मतलब क्या, मैंने डिवेंचर इशू किया था फॉरेन कंपनी को। ठीक है, देन ये हो गया, अदर क्रेडिट नहीं है मेरे पास। और बोरोइंग में ये जो दूसरा है 45 लाख का, से कि मैंने टर्म लोन लिया था किसी भी बैंक से, एंड अदर सब जीरो है। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी बताऊं कॉपी करने का, अगर ये आपको जीरो कॉपी करना, आप कॉपी करिए, आप जितने पे जीरो सेलेक्ट करना है ऐसा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड पेस्ट। बट इसको थोड़ा सा, अगर आपको इसमें एक्सपर्ट हो तभी आप ये वाला टेक्निक यूज करिए। आपको कहीं भी कुछ कॉपी पेस्ट करना तो आप ऐसे ही कर सकते हो, बट अगर आप सिक्योर हो, जैसे ये आपको कॉपी करना, भाई यहाँ पे मैं सब जगह जीरो नहीं, सेलेक्ट करिए ऑल्ट कंट्रोल वी और वैल्यू, और आपका आ जाएगा। एंड देन अनसिक्योर्ड बोरिंग, चलो मैं बोलता कुछ भी नहीं है, ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बैंक से अनसिक्योर्ड बोरिंग में मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन वी हैव 0 0 0 0, कमर्शियल पेपर भी नहीं है, तो मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यू पेस्ट। ठीक है, सब जीरो, आई पास कुछ भी नहीं है। वी कैन डायरेक्टली मूव टू बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। अभी ये कभी कभी अभी तक हुआ नहीं है, बट ये चांसेस है रीफाइनेंस की स्कीम भी कंपनी को आ सकती है। आपने होल्डिंग कंपनी से पैसे कुछ बोरो किया तो वो भी आ सकता है। करंट लायबिलिटीज में आप आ जाइए, तो करंट लायबिलिटी मेरे पास क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अब देखो यहाँ पे बोरोइंग का कुछ वर्डिंग नहीं होगा करंट लायबिलिटीज में, तो ये जो ऊपर है अनसिक्योर्ड और सेकंड बोरोइंग का, अदर्स में, अदर में आप वो फिगर डालते हो। अब अदर में क्या क्या डालना है, आप देखो जो आपको आता है फिगर, इसमें अभी डिफर्ड टैक्स नेट है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और मेरे पास क्या है, ट्रेड पेबल, अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ दिख नहीं रहा है, तो सारा का सारा फिगर मैं जो है ये आपका करंट में डाल दूंगा। तो से फॉर एग्जांपल 560 समथिंग आएगा, आई एम नॉट रॉन्ग, 5 करोड़ का। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट है, इनके पास कुछ प्रोविजन नहीं है, तो ईच एंड एवरीथिंग जीरो। ये मैंने अभी प्रॉपर डाला नहीं, इसके लिए फिगर उतनी अच्छे से मैच नहीं कर रहा है, अदरवाइज दिस विल बी मैच। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है 15 लाख का, तो वी कैन माइनस दिस 15 लाख। आप देखोगे
31, 35, तो यहाँ पे देखो 31 करो 35 लाख 16, तो ये आपको मोटी मोटा मैच करता है। जब आप प्रॉपर मैच करोगे, खाली बैलेंस शीट का ये ऊपर वाला आएगा पार्ट 1 में, यानी कि लायबिलिटीज। इसी तरह जब आप एसेट साइज में जाओगे तो आपको एसेट साइज का जब देखेंगे आप लोग, तो नाउ कम दोगे फिक्स एसेट। सबसे पहले वो क्या पूछता है, आप पूछ रहा है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एडवांसेस मतलब क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस और यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स। तो सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या होता है, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, जो 1 साल से ज्यादा हो गया, यानी कि ऐसा एसेट्स, ऐसा अकाउंट बोरोवर का जो आपको 1 साल के बाद उसका रिपेमेंट होने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा, और सेम वही शॉर्ट टर्म में आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं, इसको आपको यहाँ पे आपको दोनों का टोटल देना पड़ेगा। आपको सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है, इसकी आप शेड्यूल में जाओगे, इस दोनों के शेड्यूल में, तो आपको वहां पे उसका ब्रेकअप मिल जाएगा। तो 7.74 मैं बोला सारा कुछ सिक्योर डाल देता हूँ। 74 lakhs का सिक्योर्ड में है, एंड वी कैन से 6 करोड़ का अनसिक्योर्ड में है, जो भी है 674 समथिंग होगा आपका। एंड आउट ऑफ विच अगर आप ये देखोगे, ये आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। ये 3 फिगर आई एम श्योर बहुत ही रेयर बैलेंस शीट में मिलेगा कि 3 महीने विद इन 3 मंथ का क्या पेमेंट है, नेक्स्ट 3 to 12 मंथ का क्या है, मोर देन 12 मंथ। बट किसका ब्रेकअप देना है आपको, इस पर्टिकुलर फिगर का ब्रेकअप देना है। यहाँ पे ये जो फिगर है आपका, इस 3 में ब्रेकअप देना है, 3 कॉलम में। तो आपको इसके लिए आपको जो भी टीम है आपकी अकाउंट टीम है या फिर ऑपरेशन की टीम है, उससे ही आपको फिगर मिलेगा, आपको ये बैलेंस शीट में नहीं रहता है। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कहाँ से लूंगा, आपको ये चीज आपको सिर्फ लेना पड़ेगा। यानी कि जो 6 करोड़ 74 है, इसमें विद इन 3 महीने में कितने पैसे आने वाले हैं, 12 महीने में कितने आने वाले हैं, और मोर देन 12 मंथ में कितने आने वाले हैं, वो चीज का ब्रेकअप यहाँ पे देना है। देन आपको फिर अदर लोन्स एडवांसेस में क्या है आपका, कोई इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट किया है क्या, कोई परचेज है, कॉर्पोरेट लोन है, हायर परचेज है, ये सारी चीजें आपको देखिए। यहाँ पे जो चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, टॉप 25 बोरोवर्स, मतलब वो फिगर आपको अलग देना है, बट ये बोरोविंग का है। बोरोवर मतलब जिसमें आप लोन एडवांस दिए हो, और ये जो लोन एडवांस है ये आपका कॉर्पोरेट फंडिंग है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में लोन दिया है, आपने किसी एसएमई फाइनेंस की हो, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की हो, तो वो चीज यहाँ पे आ जाए, नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। देन आपने इन्वेस्टमेंट, अगेन आपके इन्वेस्टमेंट में क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, प्रीफरेंस है, डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने देखा करंट इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब आपका एक करंट वाले फिगर में आएगा, यहाँ पे है, ये आपका लॉन्ग टर्म है और ये आपका करंट है। करंट में आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा किसी और कंपनी में, तो डाल दे। डिवेंचर में इन्वेस्ट किया तो डिवेंचर में, कमर्शियल पेपर में किया तो किसी एक ग्रुप में किसी ने पूछा था क्या कंपनी एनसीडी में इन्वेस्ट कर सकती है, क्या कंपनी एनसीडी इशू कर सकती है, या डेफिनेटली इशू कर सकती है। आगे वाले पैटर्न में मैं आपको बताऊंगा, जहां पे आरबीआई ने खुद वो डिटेल मांगा है कि आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर कितने हैं, या इन्वेस्टमेंट आपने आपकी कंपनी में एनसीडी इशू हुआ है, वो सारा डिटेल है। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी फिगर आपको बैलेंस शीट से मिल जाता है। कैश एंड बैंक बैलेंस का फिगर आप करंट एसेट से कि कितना कैश एंड बैलेंस है या क्या है, एंड अदर करंट जो कुछ भी है। और यहाँ पे आपको ये फिगर, ये जो है फाइनेंशियल एसेट तो फीस एसेट, ये चीज आप देखते रहिए कितना परसेंटेज आपको आ रहा है, क्योंकि शुड बी मोर देन 50%, तो आपके एनबीएफसी के लिए अच्छा होता है। और लीवरेज रेशियो शुड बी लेस देन 7%, तो आपको ये थोड़ा सा आपकी कंपनी बोल सकते वेल लीवरेज है, मतलब ऐसा कुछ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, या आरबीआई इस चीज को मोटी मोटा वो वर्कआउट करते हैं। सर मुझे गौरव बोलो। हाँ वो बोलिए सर। ये जो हम फाइनेंशियल रेशियो निकाली हमने फाइनेंशियल एसेट्स की टोटल एसेट्स से, हाँ अब जो एनबीएफसी का बेसिक रूल है कि 50% मिनिमम होनी चाहिए, हाँ, अगर किसी कंपनी की 50% से नीचे जा रही है तो क्या वो डी रजिस्टर भी हो सकती है कि क्या है? नहीं सर, दो चीज है, डी रजिस्टर तो नहीं होगी। आई थिंक जब आप इसको रिटर्न फाइल करोगे और जब भी आपकी स्क्रूटनी होगी, मान लीजिए मैं ये नहीं कहता कि आप रिटर्न भरे और अगले महीने स्क्रूटनी होगी, कभी अगर फ्यूचर में होगा तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों आपने एक्टिविटी बंद कर दी क्या,
मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी करना बंद कर दिया आपकी क्या, तो आप उसको जस्टिफाई करिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो देन ऑफ कोर्स वो डी रजिस्टर, मतलब बोल सकते हैं ना कि भाई अगर आपको लाइसेंस दिया है एनबीएफसी एक्टिविटी करने का और आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप लाइसेंस सरेंडर कर दीजिए। पर आरबीआई हमको फोर्स कर सकती है क्या? ये ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए 50% की रिक्वायरमेंट हमने पूरी की, एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन कराया, वो क्वेश्चन जरूर ओवर पूछेंगे सर, हाँ जी, क्वेश्चन जरूर पूछेंगे सर वो। अच्छा तो ये जब ऐसा भी हो बोलते सकता है हैं, हाँ जब भी नंबर आएगा मतलब बोल सकते हैं, अभी ऐसा नहीं है कि तुरंत आए, बट मे बी बोलते हैं लक अगर अच्छा नहीं रहा तो आता है क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन आया तो आप अगर जस्टिफाई करिए, अगर आपका जस्टिफिकेशन उनको सही लगा कि भाई नहीं मेरा पैसे डूब गए थे या जो भी इन्वेस्टमेंट में इशू किया, पैसे डाले थे, लिक्विडिटी इशू है या मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करा, शेयर होल्डर से पैसे नहीं आ पा रहे कि मैं और इन्वेस्ट कर सकूं या लेंडिंग का बिजनेस कर पाऊं, तो वो सेटिस्फाई होंगे। या आप बोलोगे मैं सर अगले 6 महीने में मैं करेक्ट कर दूंगा इस चीज को, तो वो उतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप जस्टिफिकेशन ही नहीं दोगे, अच्छे से गोल गोल घुमाओगे, तो डेफिनेटली आगे के एक्शन आरबीआई चालू कर सकती है। ठीक है सर जी, तीसरा ये तो आपके हो गया। देखिए ये पार्ट 1 लायबिलिटी, पार्ट 2 एसेट्स एंड पार्ट 3 जो है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम उसी जैसे आपको जाना है कि कौन सा आप देखोगे फंड बेस्ड इनकम क्या है। अगर इसको अकाउंट डिपार्टमेंट भर रहा है तो उनको तो अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, अगर आप बैलेंस शीट किसी भी कंपनी, ये मैंने 2 पैरा बनाया, इसका मतलब सेम ऐसे ही रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। अगर इनके शेड्यूल 18 में जाओगे तो रेवेन्यू फ्रॉम इनकम, प्रोसेसिंग फीस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो सब रहेगा। लेकिन आरबीआई क्या बताए फंड बेस क्या है और नॉन फंड बेस क्या है। फंड बेस मतलब क्या कि आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी करते हो लोन देने का या इन्वेस्टमेंट, उससे क्या इनकम हो रही है आपको, और नॉन फंड बेस से क्या इनकम। नॉन फंड मतलब क्या कि आपको इनकम हो रहा है आपकी एफडी पे, आपको कोई और प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन मतलब एसेट्स रिवैल्यू करा लिया, उससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, कोई यूनिट आपने सेल की है आपके बिजनेस की, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो नॉन फंड बेस इनकम रहेगी। या फीस, जैसे भी यहाँ पे है फीस बेसिस इनकम, मतलब आप प्रोसेसिंग फीस लेते हो लोन प्रोसेस करने के लिए, वो सब आपका फीस में आ जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपने एफडी में किया है या फिर आपने म्यूचुअल फंड में किया है, किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से आपको डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, वो चीज आपको यहाँ पे है। इंटरेस्ट इनकम, अगर आपने कहीं पे आईसीडी दिया है किसी कंपनी को या सिक्योर लोन दिया है आपने, इंटर कॉर्पोरेट फंडिंग आपकी एनबीएफसी करती है, तो ये यहाँ पे आएगा। लीज, आपकी कंपनी के पास जो पहले से कोई पड़ा हुआ है या आपका बिजनेस है कि आप कोई कंपनी का प्रीमाइसेस देते हो लीज पे, तो वो इनकम यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन अदर इनकम। सर ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आज का, तो ये टोटल इनकम। हेलो, अपनी जो लिमिट है ना इसकी, अभी 40 मिनट्स की लिमिट है, अच्छा अच्छा 15 मिनट्स कनेक्ट करना पड़ रहा है। अभी फ्री वाला चल रहा है, अभी मैं अपनी रीड नहीं। ओके ओके। फिर यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर जो आपकी बैलेंस शीट में होता है, ब्रोकरेज फीस आपने कहीं भरा है क्या, इनकम रिवर्सल आपने किया, ये सारी चीज आपको सब चीज में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट, प्रॉफिट, प्रोविजन, और ये आपको यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे आपको पीएनएल में जितने भी फिगर होंगे आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी, प्रोविजन फॉर टैक्स और जो भी डिटेल है आपको इस चीज से यहाँ पे आपको मिल जाता है। नाउ अब आपका एनओएफ, बहुत सारी चीजें जब आप एनओएफ भरते हो तो वो चीज यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। मैंने वो चीज बताई थी, एक चीज किसी का, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखने का, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखते हो, जो मैं ओन फंड की बात कर रहा हूँ, नेट ओन फंड, नेट ओन फंड में आपका कुछ फिगर आ गया, आपने यहाँ पे कुछ लिखा अदर्स, मतलब कोई और पैसा है आपके पास पड़ा हुआ, तो उसका डिफिनेशन, तो यहाँ पे मैं लिखा टेक्स्ट बॉक्स, ऐड टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे आप करोगे तो ये नाम बताए, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना
तब भी आपको ओपन करने, जब आप फिगर डालोगे 45, ठीक है, तभी आपको भरने के लिए बताएगा। यहाँ पे आपको ये प्रोटेक्टेड है, आई थिंक वो लास्ट में एक्टिवेट होता है। तो भी इस तरह रिमार्क कॉलम, तो रिमार्क कॉलम आपका जहां पे भी रहेगा, एक्चुअली इसी में होना चाहिए बट वो हो नहीं रहा है। ठीक है, वो है नहीं। ये जो आएगा आपका नेट ओन फंड कैलकुलेट करके, वही आपकी कंपनी का नेट ओन फंड होता है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, जो कि आप आरबीआई का कौन सा रिटर्न अप्लीकेबल होगा, 100 करोड़ से ऊपर जा रहे हो, 100 करोड़ से नीचे आ रहे हो, वो सारी चीज के ऊपर अवेलेबल होंगी। नाउ फिर आप यहाँ पे आते हो एक्सपोजर टू सेंसिटिव सेक्टर। अगर आपकी कंपनी ने कोई सेंसिटिव सेक्टर, मतलब क्या, कैपिटल मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, शेयर्स, डिवेंचर, आपने अगर कोई कंपनी का दूसरी कंपनी का शेयर में, मतलब कैपिटल मार्केट मतलब एनएससी बीएससी में इन्वेस्ट किया है, तब तो यहाँ पे उसका फिगर आएगा आपको। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, पूरा पूरा सेक्टर आपको सब जगह जीरो लिखना ही लिखना पड़ेगा। आप इसको ब्लैंक नहीं, तो एडवांस टू इंडिविजुअल ऑन क्लीन बेसिस इन्वेस्टमेंट, अगर आपने किसी इंडिविजुअल को एडवांसेस दिया है फॉर द इंड यूजर, मतलब इंड यूज सर्टिफिकेट क्या, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैंने सामने वाले को लोन दिया, अब वो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। आरबीआई कहता है आपको इंड यूजर सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा। मैंने आपको आज लीजिए, आज एनबीएफसी ने आपको 1 करोड़ का लोन देता है और ले जाकर के आप शेयर में इन्वेस्ट कर देते हो और नेक्स्ट डे शेयर मार्केट गिर जाएगा, तो आप किससे बैठो। तो आपको पता होना चाहिए बीइंग एनबीएफसी की, मैं जो पैसा दे रहा हूं ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, जाके लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कोई भी पर्सन जो है वो 8 10 पे तो देता नहीं कोई एनबीएफसी, 15%, 16% दे रहा है और ले जाकर के कहीं इन्वेस्टमेंट कर आईपीओ में डाल रहा है, वो जोमेटो के आईपीओ में डाल दिया, लूट रहा है पैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको वो चीज को थोड़ा सा क्लेरिफाई होना, ये उनके लिए है जिनकी एनबीएफसी रनिंग है और जो बहुत सारे फंडिंग करते हैं। अगर आपकी एनबीएफसी जो नॉर्मल है, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, लैब कर रही है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी दे रही है, या एसएमई फाइनेंस कर रही है, ये सारा चीज नहीं आ रहा तो बस आंख बंद करके सब जगह जीरो जीरो कर देने का, कुछ नहीं, सब जगह जीरो, ये पूरा जीरो जीरो हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक डाउट आता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पार्ट 4 है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट 5 पार्ट 6 है, ठीक है, तो सब बोले अरे पार्ट 5 तो मेरे रिटर्न में डाउनलोड हुआ ही नहीं। भाई वो पार्ट 5 नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं है। हाँ, तो पार्ट 5 नहीं है रिजर्व बैंक का, बट आपका रिटर्न ऐसा नहीं कि गलत नहीं है, आपने फाइल आपकी सही है। अब क्या पूछता है, फॉरेन सोर्स ऑफ फंड, आपके पास फॉरेन से कुछ पैसा आया, देखिए यहाँ पे डिवेंचर, बॉन्ड से डिवेंचर लिखा हुआ है, तो इवन आप फॉरेन में भी डिवेंचर इशू कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल कितना किया है, एफडीआई के थ्रू कितना पैसा आया, बोरोइंग किया है आपने, बॉन्ड, डिवेंचर और कुछ अदर फॉर्म ऑफ में पैसे लेके आए हो क्या, तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। देन ओके, नाउ द क्वेश्चन इज ग्रुप कंपनी। यहाँ पे मैं एक चीज, 1 मिनट में आपको ग्रुप कंपनी का डिफिनेशन काफी भी याद है, लेट मी आई शो यू समथिंग। आरबीआई ये रिसेंटली अभी अप्रैल में आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑडिटर, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने एक डिफिनेशन दी थी ग्रुप कंपनी का। ग्रुप कंपनी, मैं डायरेक्ट उनका ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि क्या होती है। लेट मी, ओके, मैं डाउनलोड करता हूँ।
देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, ग्रुप कंपनी मीन टू और मोर एंटिटीज रिलेटेड टू एनी ऑफ फॉलोइंग सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, प्रमोटर प्रमोटी, सेबी एक्विजिशन और टेक ओवर रेगुलेशन अगर वो रिलेटेड है, कॉमन ब्रांड नेम, कभी कभी इन्वेस्टमेंट इन 20 या मोर %। और डायरेक्टर का डिफिनेशन दूसरे सर्कुलर में है जहां पे वो बात करते हैं तो 50% डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड। तो ये अगर कैटेगरी आप फॉलो कर रहे हो आपकी कंपनी में, अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन है, तब आपको डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर पूरे फील्ड में आपको लिखना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर फॉरेन की कंपनी है तो पैन इज नॉट अप्लीकेबल, देन यू राइट यानी कंपनी का नाम, लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, क्या एक्सपोजर है उसका, कौन से फॉर्म में आप किया है, ये है आपका फंड बेस, मतलब आपने उनको कुछ पैसे किए। अगर उनका कुछ आप सर्विसेज यूज करते हो, कोई नॉन फंड सर्विसेज आप उनका लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं तो एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, गारंटी इशू कर दिया, कॉर्पोरेट गारंटी दे दिया मैंने आपके लोन के लिए, ये नॉन फंड बेस है ग्रुप कंपनी में ही, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। ये एक रिटर्न है, अगर आप की एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट में है, प्योर इन्वेस्टमेंट में है, तो ये पूरा का पूरा जीरो आएगा। ये बहुत लंबा सीट है, जीरो भरते भरते दिमाग खराब हो जाता है, बहुत लंबा है, ठीक है, बट आपको जीरो भरना ही पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी ऑपरेशन करती है, मतलब लोन्स देती है, रिटेल लोन मतलब कोई भी टाइप का लोन, तो कौन से सेक्टर में आप लोन दे रहे हो, ठीक है, मतलब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दे रहे हो, एसएमई को लोन दे रहे हो, मीडियम लार्ज स्केल सर्विस सेक्टर में लोन दे रहे हो, आप ट्रेडिंग में लोन दे रहे हो, आप रिटेल लोन में आ रहे हो, हाउसिंग लोन है, कंज्यूमर लोन है, आप देखो व्हीकल लोन है, एजुकेशन, तो आपको वो डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। डिटेल मीन्स व्हाट, आपको डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं, कितना आउटस्टैंडिंग है उसके अकाउंट में, अगेन ईयर जब चालू हुआ था तब कितना आउटस्टैंडिंग था, बीच में कितना आउटस्टैंडिंग है, एनपीए कितना है, मतलब पूरा डिटेल आप जानोगे तो आपको एक पूरा पोर्टफोलियो आपको आएगा। ये आपको जो है ऑपरेशन वाला, जो भी आपकी कंपनी का होगा ऑपरेशन और अकाउंट्स वाला, फिर यहाँ पे एनपीए का भी प्रोविजन, स्टैंडर्ड कितना, अनस्टैंडर्ड कितना, डाउटफुल कितना, लॉस एसेट कितना है, कितने का आपने प्रोविजन किया, कितना आपने राइट ऑफ कर दिया है आपका एनपीए, तो सारा डिटेल इसके अंदर आता है। ये आपको बैलेंस शीट से नहीं मिलेगा, ये जनरली जो है आपको जो ऑपरेशन का पर्सन होता है या जो अकाउंट्स डील करता है वो आपको ये एक्सेल शीट प्रोवाइड कर सकता है फिल करके, अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं हो तो। अभी तक के किसी को कोई डाउट इसमें, कोई कुछ फिगर छूट गया, कोई अभी तक का कुछ स्पेसिफिक पूछना है? हेलो सर I कोई think क्वेश्चन? एक एक करके करते हैं सर।